11 अक्टूबर 2025 वो दिन जिसने इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस को बदल कर रख दिया। वॉशिंगटन डीसी से भी बहुत ज्यादा टेंशन फ्लोरिडा के एक गोल्फ कोर्स पर थी, जहां पर एक इंसान अपने ट्विटर के फीड को बार बार रिफ्रेश कर रहा था। उम्मीद थी एक अनाउंसमेंट की जो आना था नोबेल पीस प्राइज कमेटी से, लेकिन नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने इस बार फिर ट्रम्प चाचा का पॉपट कर दिया और नोबेल पीस प्राइज चला गया। Award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. वो नाम जो शायद आपने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन इस नाम को अपने जहन में डाल लीजिए, क्योंकि जल्द ही ये आपको वेनेजुएला की पॉलिटिक्स और शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सुनाई दे सकता है। तो सवाल ये है, कौन है मारिया कोरिना, जिनके कारण हमारे डोनाल्ड चाचा को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है, और क्यों उन्हें इस बार का पीस प्राइज दिया गया है। और सबसे अहम कि मारिया कोरिना की लड़ाई क्यों हम भारतीयों के लिए एक बड़ी सीख है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, ये कहानी है उस प्लेबुक की जिसके कुछ पन्ने शायद भारत में भी खुलते हैं। क्योंकि मारिया कोरिना की लड़ाई भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव राजनीति के साथ काफी सिमिलर है और दिखाती है कि किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टियां वो प्लेबुक यूज करती है विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए। तो अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए और तैयार हो जाइए इस पॉलिटिकल कोस्टर राइड के लिए, जो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्यों विपक्षी पार्टियों को भारत में दबाया जा रहा है। दोस्तों, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी तरह वेनेजुएला को भी लैटिन अमेरिका का दुबई कहा जाता था। ऐसे में तेल के भंडार, लोगों के पास उद्योग, नौकरियां, सब कुछ था। लेकिन दोनों ही देशों के लिए एक कॉमन सबक है कि जब राजनीति में काम से ज्यादा वायदे बड़े होने लगते हैं तो पूरी राजनीति लोकतंत्र से खिसक कर डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगती है। भारत और वेनेजुएला की स्थिति में समानताएं यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि बहुत आगे तक हैं। 2013-14 में जैसे भारत में अच्छे दिनों के वादे के साथ मोदी जी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, उसी तरह निकोलस मदुरो ने 2013 में वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में एंट्री ली। एक तरफ भारत में वादा था अच्छे दिनों का, वहीं वेनेजुएला में वादा था गरीबों की क्रांति। लेकिन मदुरो ने ऐसी सोशलिस्ट नीति अपनाई जिसके कारण जीडीपी आज 74% तक गिर गया है। लोगों को हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो चाय सुबह 10 रुपए की मिल रही थी वो रात होते होते 1000 रुपए की मिल रही है। लोग नोट गिनते नहीं हैं बल्कि नोटों को तोलते हैं। भारत के इकोनॉमिक सिचुएशन आज वेनेजुएला से काफ़ी बेहतर है, चाहे बात की जाए इन्फ्लेशन की या बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट की, दोनों ही वेनेजुएला से काफ़ी अच्छे स्तर पर है। लेकिन ये सब नीतियाँ और ये एग्जाम्पल वेनेजुएला के बताते हैं कि अगर देश में किसी बेहतर इकोनॉमिस्ट की बजाय किसी पॉपुलर नेता को चुन लिया जाएगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में हालात खराब होते जाएं और देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जाएगा। मारिया कोरिना मचाडो, ये नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये नाम हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में ही नहीं, हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सुनाई दें। ये वही नाम है जिन्होंने वेनेजुएला के बुरे हालातों को देखकर आवाज उठाने का फैसला किया, और यहीं से निकोलस मदुरो सरकार हिलने लगी और उसने अपने प्लेबुक के कुछ पन्नों को खोलना शुरू किया। इस प्लेबुक का पहला चैप्टर है कैरेक्टर असैसिनेशन का। मारिया कोरिना को कभी CIA एजेंट बोला गया और कभी देशद्रोही बोला गया। इसी तरह के कुछ हालात भारत में भी नजर आते हैं। जब भारत में कोई अपनी आवाज उठाता है और सरकार से सवाल पूछा जाता है तो उन्हें CIA एजेंट या पाकिस्तान का एजेंट बता दिया जाता है। सिमिलरली हाल ही में सोनम वांगचुक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्हें चीनी एजेंट या CIA एजेंट बताकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। निकोलस मदुरो की प्लेबुक का दूसरा चैप्टर है बैन फ्रॉम द पार्लियामेंट। मारिया कोरिना को 2014 में पार्लियामेंट से बैन कर दिया गया, करप्शन के चार्जेस लगाकर, और उन्हें किसी प्रकार की सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। कुछ इसी तरह की राजनीति राहुल गांधी के साथ भी की गई थी, जहां उन्हें पार्लियामेंट से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। अब इस पूरी प्लेबुक को ध्यान में रखिए और फ्लाइट पकड़ते हैं इंडिया की। सिमिलर सिचुएशन राहुल गांधी के साथ भी 2023 में हुई।
जहां पर एक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आजाद है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस 2 साल की सजा पर रोक लगा दी और उनकी सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों का आरोप है भारत में लॉफेयर को यूज किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए। लॉफेयर का मतलब है कानून और जांच एजेंसियों को यूज करना किसी भी विपक्षी पार्टी को दबाने के लिए। जब भी कोई नेता इतना मजबूत हो जाता है तो उसको कानून और ईडी जैसी संस्थाओं को यूज करके दबाया जाता है। जब भी कोई विपक्षी नेता बहुत मजबूत नजर आता है तो ये एजेंसियां एक्स्ट्रा कॉफी पीकर उसके पुराने केस खंगालने में लगती है या कोई ना कोई कोर्ट उसके पुराने केसों में सजा सुना देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला अभी बिहार के इलेक्शंस में, जहां पर लालू यादव को अभी एक पुराने केस में सजा सुनाई गई है। हो सकता है लालू यादव की इस सजा के कारण बिहार में बीजेपी फिर से इलेक्शन को जीतने में कामयाब हो जाए। एक तरफ जहां वेनेजुएला में खुलेआम तानाशाही का प्रयोग करके मैरिया कोरिना को दबाया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी जैसे नेताओं को डिफेमेशन के केस में सिस्टम का प्रयोग करके दबाया जा रहा है। तो लेकिन मोटिव सेम है कि ओपोजिशन को सिंपली दबाकर खत्म कर देना है। आइए अब समझते हैं ट्रंप चाचा को यह नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला। जहां एक तरफ ट्रंप चाचा ने काफी बैटल्स को रुकवाने का दावा किया और ट्विटर पर ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड पीस प्रेसिडेंट बने और कहा कि आई डिजर्व द पीस प्राइज, बट वहीं मारिया कोरिना ने पीस प्राइज जीतने के बाद कहा आई डोंट डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज बट माई पीपल डू। जहां एक तरफ ट्रंप ने इसे अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए प्राइज मांगा, वहीं मारिया कोरिना ने इसे अपने देश को बचाने के लिए प्राइज मांगा। दोस्तों, मारिया कोरिना और राहुल गांधी की कहानी में काफी समानताएं हैं और वेनेजुएला की ये कहानी हमें सिखाती है कि डेमोक्रेसी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसे हमें हर दिन बचाना होगा। और जिस दिन हम लोगों ने सवाल पूछना बंद किया, उस दिन मीडिया और सब एजेंसीज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का टूल बनकर रह जाएंगी और हमारे देश की हालत भी वेनेजुएला जैसी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, वाकई राहुल गांधी और मारिया कोरिना की स्टोरी में सिमिलरिटीज है या ये महज इत्तेफाक है? और क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अपने कमेंट्स को जरूर लिखिएगा और ऐसी ही और स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को।